Welcome to AIP Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 2 सत्ता के समकालीन केंद्र। लास्ट क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को एक ही वीडियो के अंदर कवर करा था। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो हम इसको दो वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में देखते हैं सबसे पहले यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ के बारे में समझते हैं, बट उससे पहले समझते हैं सत्ता के समकालीन केंद्र क्या होते हैं। देखिए, सत्ता के समकालीन केंद्र का मतलब ये है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि पूरे विश्व के अंदर दो ध्रुवीय विश्व शक्तियां चल रही थी, पहला यूरोपीय संघ दूसरा अमेरिका। तो उसमें से एक शक्ति का विघटन हो गया तो पूरे विश्व के अंदर एक ही शक्ति बची, उसका नाम था अमेरिका और जिसकी संस्था थी पूंजीवादी। तो आने वाले वक्त के अंदर अमेरिका अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल ना करे किसी युद्ध के अंदर किसी देश के ऊपर, तो उसके लिए कुछ देशों ने एक समूह बनाया, एक संगठन बनाया ताकि इन केस फ्यूचर के अंदर अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम उसका सामना कर सकें और हम उसको समझा भी सकें। तो उसको ही सत्ता के समकालीन केंद्र बोला जाता है। तो इसके बता तो बहुत सारे रखे हैं, बट बुक के अंदर हमें पढ़ने कुछ ही है। तो पहला जो आता है वो आता है यूरोपीय संघ। देखिए, यूरोपीय संघ को अमेरिका ने मदद भी करी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने मदद क्यों करी, जब वो उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो खिलाफ तो नहीं, वो उसके साझे में खड़े हो रहे थे कि भाई आने वाले केस के अंदर फ्यूचर में जरूरी नहीं है कि हमें लड़ना ही पड़े, हम समझा कर भी समझौते से काम चला सकते हैं। तो जो जितने भी यूरोप की तरफ के सारे देश हैं, जितने विश्व युद्ध हुए थे वो सारे युद्ध उसी जगह पे लड़े गए थे, जिससे यूरोपीय के देश में काफी परेशानी पहुंची थी, काफी उनकी इकोनॉमी गिर चुकी थी युद्धों की वजह से। तो जब यूरोपीय संघ का गठन हुआ, यूरोपीय संघ बना, तो अमेरिका ने उस यूरोपीय संघ के पुनर्गठन के लिए कुछ मनी दी, यानी मदद करी किसी भी तरह की। वो उससे भी हो सकती है, पैसों से संबंधित और भी चीजों से संबंधित हो सकती है। तो जो अमेरिका ने यूरोपीय संघ की मदद करी थी उसको बोला जाता है मार्शल योजना। ठीक है, उस नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है 7 फरवरी 1992 के अंदर यूरोपीय संघ का गठन हुआ था हमारे, और इसके अंदर कितने सदस्य हैं? 27 सदस्य हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए मैंने बोर्ड के ऊपर। 27 सदस्य हैं इसके ऊपर। 1992 के अंदर इसका गठन हुआ और जनवरी 2020 में जर्मनी यूरोपीय संघ से अलग हो गया। अब ये अलग क्यों हो गए? यानी जितने भी 27 देश थे हमारे इस यूरोपीय संघ के अंदर, पहले 28 थे, तो जितने भी 28 हमारे देश थे उनके अंदर ये बात आ गई थी कि सभी देशों के अंदर आने जाने में वीजा की जरूरत ना लगे, हम एक दूसरे से फ्री ट्रेड कर सकें, अपने बिजनेस के अंदर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी ना लगे, हम किसी भी देश के अंदर जाके काम कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं, बस सकते हैं। एक तरह से अभिव्यक्ति का अधिकार दे दिया था हर एक देश के अंदर आने जाने से। तो वो बात जर्मनी को थोड़ी सी खटकी। क्यों? क्योंकि अगर जब बाहर देश के लोग उसके देश के अंदर काम करने लगेंगे तो उसके देश के लोगों का जो एक्चुअल उसके देश के लोग हैं उसका तो रोजगार छिन जाएगा, और जब वो रहने लगेंगे तो वहां की जनसंख्या भी बढ़ेगी। तो ये सब बातें जो है वो जर्मनी को बुरी लगी। तो उसने अपनी जनता से राय मांगी। जनता का 51% वोट क्या आया कि हमें अलग हो जाना चाहिए यूरोपीय संघ से। तो 2020 के अंदर जर्मनी यूरोपीय संघ से अलग हो गया और एक्चुअल के अंदर यूरोपीय संघ के अंदर 27 देश रह गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या क्या है। देखिए, उद्देश्य पहला तो ये एक समान नीति व सुरक्षा नीति रहनी चाहिए सभी के अंदर। दूसरी, एक समान मुद्रा का चलन, यानी हमारे हमारे देश के अंदर, हमारे संघ के अंदर जितने भी देश हैं उनके अंदर एक ही मुद्रा का चलन होना चाहिए और वीजा आपगन होना चाहिए। यानी यही सब वजह थी जिससे जर्मनी अलग हुआ था। ठीक है, फ्री ट्रेड होना चाहिए, बिना वीजा के हम एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। ये सब चीज उसके उद्देश्य। इसके बाद आता है हमारी विशेषताएं। यानी कि विशेषता का मतलब क्या होता है? ये एक सुरक्षा नीति की बेस से बनाया गया था यूरोपीय संघ। बट कुछ दिनों बाद या फिर कुछ समय बाद हो रही है कि उसके बाद क्या हुआ, ये एक पॉलिटिक्स की तरह काम करने लगा। कौन? हमारा यूरोपीय संघ। ठीक है, तो उसके बाद आता है यूरोपीय संघ का विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा। यानी जो हमारा यूरोपीय संघ था वो एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा, यानी काफी बड़े देश की तरह करने लगा। उसके बाद था उसने अपना झंडा, गाना, स्थापना दिवस और मुद्रा का भी चलन स्थापित कर लिया था। और यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। और वो 12 सितारे इसलिए हैं क्योंकि वहां के देश के लोगों को लगता है कि जो 12 नंबर है वो वहां का एकता का प्रतीक है, और जो 12 सितारे वो भी एकता के प्रतीक है। तो इसीलिए वहां के झंडे पे 12 सितारे लगे हुए हैं। यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान लिखने की कोशिश की, बट वो उसमें असफल रहा, जिससे उसका संविधान नहीं बन पाया। बाकी सब चीजें उसकी बन चुकी थी। तो ये थी कुछ यूरोपीय संघ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और देखते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है इसके अंदर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ टॉपिक पे देखते हैं कौन कौन चीजें हैं इसमें। देखिए, आता है यूरोपीय संघ की आर्थिक प्रभाव, यानी जो हमारे यूरोपीय संघ है उसके आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़े। पहला आता है 2016 के अंदर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है हमारी यूरोपीय संघ की। फिर विश्व व्यापार के अंदर अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हिस्सा है हमारा यूरोपीय संघ का, और साथ साथ ही इसका इस संघ की राष्ट्रीय मुद्रा यानी जो यूरो नाम है
इसकी मुद्रा का, यूरो अमेरिका की मुद्रा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यानी जो अमेरिका का डॉलर है हमारे देश के अंदर मेरे ख्याल से 80-82 रुपए के बराबर है, बट जो यूरोपीय संघ है उसका 90-93 के बराबर है, अप्रोक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो यूरो मुद्रा है वो भी अमेरिका के लिए खतरा है। फिर इसके बाद आता है यूरोपीय संघ की राजनीतिक प्रभाव, यानी आर्थिक प्रभाव तो ये है कि काफी बढ़िया चल रहा है। फिर आते हैं राजनीतिक प्रभाव, इसका मतलब ये है इसका एक सदस्य फ्रांस, जिसका नाम फ्रांस है, वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और इसके पास वीटो पावर भी है। और इसके कई सारे देश जो है वो सुरक्षा परिषद के अंदर अस्थायी सदस्य भी हैं, यानी कि राजनीतिक प्रभाव के रूप से मजबूत संगठन है हमारा। फिर आते हैं सैन्य प्रभाव के ऊपर, यानी सेना शक्ति कितनी ज्यादा है इसकी। फिर आते हैं यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है और इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बजट से भी अधिक आता है। फ्रांस के पास परमाणु हथियार है, अंतरिक्ष ज्ञान और संचार में विश्व के अंदर दूसरा सबसे बड़ा स्थान है किसका, यूरोपीय संघ का। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स आते हैं, आई होप आप क्लियर हुए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ यूरोपीय संघ की कमजोरियां और सीमाओं के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसकी क्या क्या कमजोरियां हैं। तो पहला ये आता है कि इस देश की विदेश नीति जो आती है, सुरक्षा नीति जो आती है, उसको लेकर जो आपसी देश है उनके अंदर भी कभी कभार जो है वो तालमेल नहीं बैठ पाता। और इसका उदाहरण लें तो जैसे इराक पर हमले की बात जब हुई थी, तो इसमें कई सारे देशों की नाराजगी थी कि भाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो आता है, यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लेकर नाराजगी है, यानी कि कुछ देश जो है वो इनकार करते हैं इस मुद्रा को लेने की, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए। और तीसरा जो टॉपिक आता है वो डेनमार्क और स्वीडन, यानी कि दो ये देश हैं, उन्होंने इनकार किया है कि हम यूरोपीय संघ की मुद्रा का चलन अपने देश के अंदर नहीं करेंगे। और फिर चौथा जो आता है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना, यानी ब्रिटेन भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पावर है यूरोपीय संघ की, वो भी काफी शक्तिशाली देश है, बट जब वो उससे अलग हो गए तो कुछ शक्तियां जो है वो यूरोपीय संघ की खत्म हो गई। तो ये कुछ सीमाएं या फिर कमजोरियां कह लीजिए ये आती हैं यूरोपीय संघ के अंदर। इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अपने, क्या क्या चीजें आती हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आसियान, कि क्या है आसियान, ठीक है। तो आसियान का मतलब समझते हैं कि आसियान वह है कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संगठन, यानी दक्षिण पूर्व के जो एशियाई राष्ट्र हैं उनका एक संगठन है, और उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है आसियान के नाम से। तो जो आसियान देश के अंदर, आसियान संगठन के अंदर जितने भी देश हैं वो सारे भारत के जैसे ही देश हैं, वो ऐसे देश हैं जिनके ऊपर किसी देश ने पहले से कब्जा कर रखा हो या उस पर शासन किया हो या फिर वो आजाद हुए हो। तो वो कुछ इस तरीके के देश हैं। अब जब कोई और देश का शासक हमारे देश के ऊपर राज करता है तो हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है। अब इकोनॉमी वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो इन देशों की इकोनॉमी काफी कम हो गई थी भारत की तरह स्टार्टिंग के अंदर। और फिर क्या हुआ, इन्होंने अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए एक संगठन बनाया और उसको आसियान नाम दिया गया। अब संगठन कब बना, 10 अगस्त, सॉरी 10 नहीं, इसमें डेट मेंशन नहीं है, सिर्फ मंथ मेंशन है। अगस्त 1967 में इन देशों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और आसियान की स्थापना कर दी। अब वो देश कौन से, संस्थापक देशों के नाम से जाना जाता है इनको। और वैसे तो मैंने यूरोपीय संघ जो पढ़ाया था अभी लास्ट टॉपिक, उसके अंदर नेम नहीं लिखे थे, बट इसके अंदर लिखे थे क्योंकि इसके थोड़े कम देश हैं और कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया जा सकता है कि इस संस्थापक देश कौन से हैं और नए देश जो जुड़े हैं इसके अंदर वो कौन से हैं। तो संस्थापक देश है इसके अंदर, पहला इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश आते हैं जिन्होंने इसके संस्थापक यानी इसको संस्थापित किया था, इसकी स्थापना की थी। और फिर नए देश बाद में जाके इसके अंदर मिले। और पहले वाला था कि ब्रुनेई दारुस्सलाम, और दूसरा वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो ये नए देश आकर मिल गए और जो मिलकर इन दोनों ने क्या, कौन सी संख्या बना दी इनकी। अब इसके अंदर टोटल ऑफ देश जो है वो 10 है, ठीक है। तो ये भी आंसर लिखना पड़ेगा कि आसियान के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, देश कितने हैं, तो आपको बताना है कि 10 है, ठीक है। पहले संस्थापक देश 5 थे, नए देश बाद में आके जुड़े। तो आसियान देश के अंदर इतना ही। अब हम देखते हैं इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। सो स्टूडेंट्स अब हमें कुछ और टॉपिक्स नए मिलते हैं इसके अंदर समझने के लिए। पहला जो आता है वो आता है उद्देश्य। पहले हम उद्देश्यों को समझते हैं कि उद्देश्य इसके क्या क्या है। सदस्य देशों को आर्थिक रूप से तेज करना, जितने भी सदस्य देश हैं उसको आर्थिक रूप से उनको बढ़ावा देना, वो आगे ग्रो कर सकें। फिर इसके द्वारा सामाजिक व सांस्कृतिक विकास हासिल करना, यानी कि जितने भी देश है सभी की संस्कृति अलग है, सबकी सामाजिकता अलग है, तो उन सबके विकास में भी हासिलता करना, एक दूसरे को समझ पाना। और फिर शांति को बढ़ावा देना, यानी कि इसका मेन मोटिव तो यही शांति को बढ़ावा देना कि आपस में लड़ाई झगड़े ना हो।
और फिर इसके बाद आता है इसके अंदर आसियान शैली। देखिए आसियान शैली का मतलब क्या है वो समझते हैं। आसियान शैली का मतलब ये है कि जब औपचारिक टकराव रहित इन सब चीजों पे आसियान ने पूर्ण नियंत्रण कर लिया, यानी कि इस संगठन ने ये कर दिखाया कि हम टकराव रहित से मतलब टकरावों से बचे हुए हैं, लड़ाइयों से बचे हुए हैं, शांति स्थापित करी है हमने, हमने ग्रोथ भी करी है काफी। तो इस प्रसन्नता को सभी देशों में मतलब काफी प्रसन्नता हुई इस देश की कि भाई इसने कितनी जल्दी ग्रोथ कर ली। तो उसी प्रसन्नता को आसियान शैली के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो इसकी देश के और विश्व के अंदर वाहवाही हुई थी, तो उसको आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ, यानी जो हमारा आसियान समुदाय है वो पूर्ण रूप से 3 स्तंभों पे टिका हुआ है, उसकी ग्रोथ भी वो पूरा देश। पहला जो आता है वो आता है आसियान सुरक्षा समुदाय, यानी जितने भी 5-6 देश हमारे इसके अंदर इन्वॉल्व है, 10 देश हैं सॉरी, तो उन देशों के अंदर सुरक्षा समुदाय काफी इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा होनी चाहिए पूर्ण रूप से। और फिर आसियान आर्थिक समुदाय, यानी जो आर्थिक रूप से जी सबसे पहले आर्थिक रूप ही आता है कि आर्थिक रूप इतने नीचे थे लेवल पे, उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकें उस पर ध्यान देना है। और फिर तीसरा जो आता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय होता है, जो भी हमने ऊपर पढ़ लिया, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ना। ये 3 स्तंभ पूरे विश्व के मतलब पूरे देश के अंदर इसमें वर्क करते हैं आसियान के अंदर, और यही वजह है इसकी ग्रोथ। फिर आता है इसके अंदर आसियान क्षेत्रीय मंच, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आसियान क्षेत्रीय मंच क्या होता है, देखिए इसका मंच का मेन मोटिव और मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी सदस्य देश हैं हमारे, उनके अंदर बीच में तालमेल को स्थापित रखना है, यानी किसी देश को कोई भी संस्था के बारे में कोई अच्छा नहीं लग रहा है या कोई समझ में नहीं आ रही चीजें, तो वो उन सब देशों के बीच में तालमेल रखना। एक मंच होता है, वहां सभी देश बैठकर मिलकर आपसी बातचीत कर सकते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1994 के अंदर, ये स्थापना हुई थी। तो इसके अंदर यही टॉपिक थे हमारे इंपॉर्टेंट। अब और देखते हैं हम कि आसियान की क्या क्या उपयोगिता है, प्रासंगिकता, इन सब चीजों को देखते हैं, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो उसमें हम आसियान के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, यानी कि उसकी उपयोगिता एंड प्रासंगिकता के बारे में। तो पहला जो आता है वो आता है कि आसियान ने व्यापार पर खास तौर पर ध्यान दिया है, यानी कि हमें व्यापार करना चाहिए, और किसके लिए दिया है, जो यूरोपीय देश है, यानी कि जो यूरोप के अंदर आते हैं एशियाई देश हमारे, भारत और चीन जैसे देशों के साथ व्यापार करने को उसने खास ध्यान दिया। फिर आसियान ने हमारे मुक्त व्यापार नीति पर भी ध्यान दिया है। और तीसरा पॉइंट आता है 1991 के अंदर भारत में लुक ईस्ट की नीति को अपनाया, यानी कि जो हमारे ईस्ट के देश हैं जैसे आसियान देश ही ईस्ट में, तो उनकी तरफ देखो, उस समझौते को अपनाया कि हम उनकी तरफ नीति करें, काम करें, व्यापार करें। और फिर 2014 के अंदर यानी कि नरेंद्र मोदी के शासन के अंदर एक्ट ईस्ट की नीति को अपनाया गया कि उनकी तरफ देखो ही मत, उनके साथ कारगिल भी करो, उनके साथ व्यापार भी करो। फिर इसके बाद क्या हुआ, भारत ने आसियान के देशों के साथ मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया, यानी कि आसियान के जो कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ हम मुक्त व्यापार नीति करते हैं, उनके लिए हमें कोई ना इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं पड़ती ना एक्सपोर्ट ड्यूटी, फ्री ट्रेड है दोनों देशों के बीच में। तो उनमें कौन कौन से देश हैं आसियान के, सिंगापुर है, थाईलैंड और मलेशिया, यानी इन तीनों देशों के बीच में भारत मुक्त व्यापार नीति से काम करता है। और फिफ्थ टॉपिक आता है हमारा आसियान देश में तालमेल के मंच को स्थापित किया जाता है, यानी जितने भी हमारे देश हैं उनमें बीच में कभी तालमेल नहीं बैठती, तो उनके अंदर तालमेल बिठाने के लिए कोई एक ऐसा मंच होना जरूरी है जिसमें सभी देश मिलकर बात कर सकें, समझौता कर सकें और उस केस को हल कर सकें। तो वो मंच जो उपलब्ध करवाता है वो आसियान ही करवाता है। तो ये कुछ उपयोगिता थी। उपयोगिता तो हम खुद भी लिख सकते हैं कई सारे, अगर हमने आसियान को अच्छे से पढ़ा होगा, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, बट मैंने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लिखे हैं वो लिख दिए, ठीक है। तो आई होप आपकी आज की क्लास की वीडियो में सभी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम चीन स्टार्ट करेंगे, यानी कि चीन के उत्थान के क्या क्या कारण रहे, क्या पहलू रहे। सो अगर आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, अगर नहीं हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, किसी चीज में डाउट हो, वीडियो किसी पार्ट में या फिर किसी राइटिंग के सेशन में, तो जरूर बताएं।